गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारा मकसद आपको पढ़ाना है, आप पढ़ें, बस यही चाहते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखो बच्चों, ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं भूजो अपने चाचा के घर गए। ठीक है, जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती हैं तो पहेली और भूजो अपने चाचा के यहाँ चले जाते हैं। उनके चाचा एक किसान हैं। ठीक है, एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब उसमें से एक ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजार का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। मन में आया कि भाई पहेली बूझोगे कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाए। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? आपने पढ़ा हो, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित जितने भी जंतु हैं वो भोजन बनाने में क्या हैं? असमर्थ हैं। वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते, मतलब बस कोई चीज़ नहीं है, मतलब उन्हें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है खाने के लिए, पीने के लिए। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। देखिए, जो सजीव होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, वो क्या करते हैं, जो भोजन से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग करते हैं, जैसे जैविक उपकरण, जैसे पाचन क्रिया में, श्वसन क्रिया में एवं उत्सर्जन के संपादन में। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो देखिए, पहली बात तो हम जानते हैं कि सजीवों ने भोजन की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज़ है कि अब विशाल जनसंख्या है, हम सब जानते हैं, तो उसके लिए भोजन आएगा कहाँ से? तो उसके लिए उसका उत्पादन होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पहेली बूझो ने यहाँ पढ़ेंगे या जानी थी। अब क्या है, कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घूमतू थे, मतलब घूमते रहते थे। ठीक है, एक जगह नहीं रहते थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवाज़ की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, लेकिन समूह में, क्योंकि अकेले जाएंगे तो डर लगेगा, भाई कोई भी उन्हें मार के वो मार सकता है। अब वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। अब उस समय क्या था, एकदम जब तक अगर आग का आविष्कार नहीं हो तो वो कच्चे फल ही खाने पड़ते थे और सब्जियां खाते थे। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या, उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार भी किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने खेती की, चावल का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया और अन्य खाद्य फसलों को भी उत्पादित किया। इससे क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर उगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े स्थान पर, तो उसे हम बोलेंगे फसल। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल होती है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर गेहूं की फसल में जो भी खेतों को, वहाँ पर सारे जो आपके पौधे हैं वो गेहूं के ही लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। भाई अन्न जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, सब्जियां आलू, टमाटर और आपका गोभी, प्याज
और फल जैसे आम, केला। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। भाई कहीं पर तापमान ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, ठीक है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसी जैसी वहाँ का तापमान, जलवायु होते हैं उस हिसाब से जो फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली फसल होती है खरीफ की फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। जिन फसलों को हम वर्षा ऋतु में बोएंगे उन्हें बोलेंगे खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक की होती है। जो वर्षा ऋतु होती है भारत में सामान्य रहेगी, वो जून से सितंबर तक पड़ती रहती है। अब इसमें क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। तो ये कौन सी फसल हुई? खरीफ। अब दूसरी आती है रबी की फसल। रबी की फसल जो कि शीत ऋतु में उगाई वो होती है अक्टूबर से मार्च तक। तो इसमें क्या होती है? इसमें उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसलें हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धति। अब हम पढ़ेंगे आधारिक फसल पद्धति के बारे में। तो धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? अब ये क्वेश्चन दोनों वो उनके मन में उठा, और दूसरा ये उठा कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। मतलब पहले के मन में ये फसल उगा वो क्वेश्चन उठता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो दूसरा जवाब देता है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, जैसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुआई की जाती है, खाद एवं उर्वरक दिया जाता है, धन सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार से सुरक्षा की जाती है, धन कटाई और फिर भंडारण। अब मिट्टी तैयार करना जो कि पहला था। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, क्योंकि मिट्टी को तैयार नहीं करोगे तो फसल उगेगी ही कैसे जब तक वो उस फसल के अनुकूल नहीं है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? भाई देखो, जो पोली मिट्टी होती है उसमें गहराई में धंसी जड़ें भी आसानी से सांस लेती हैं, श्वसन क्रिया करती हैं। अब ये पोली मिट्टी जो होती है वो किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? ये क्वेश्चन उठा। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। देखो, जो पोली मिट्टी होती है उसमें जो केंचुए होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं वो आसानी से वृद्धि कर लेते हैं। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। ये क्या करते हैं? मिट्टी को पलटते रहते हैं और वो पोली हो जाती है, इसलिए किसानों के मित्र भी कहलाते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? अब ये भी जानने वाली बात है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अवगठित होते हैं। इस प्रकार में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जितने भी इसमें चीज़ें होती हैं ये क्या पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। जो ऊपरी परत होती है उसमें इसे उल्टने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अब क्या, जो पदार्थ नीचे थे ना वो ऊपर आ जाते हैं। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं।
अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिर फसल अच्छी होती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। इसे हल चलाकर भी करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यह मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। बुआई सिंचाई करने के लिए पहले खेत को समतल करना चाहिए। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भलीभांति मिल जाएगी और बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भूरा भूरा करना आवश्यक होता है। अगर आपको अच्छी उपज चाहिए तो मिट्टी जो होनी चाहिए वो भूरी भूरी होनी चाहिए। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो हम पढ़ते पहले हल के बारे में। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से जैसे घोड़ा, ऊंट खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है जिसे फोल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इससे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की ओर जगह ले रहे हैं। दूसरा होता है कुदाली। एक औजार ये भी होता है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी प्लेट, ये आप देख सकते हैं, यह हल चला रहा है, वो लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। देखो जैसे ये पकड़, देन हैंडल, देन मुड़ी प्लेट, देन जोत और ये छड़ है। कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए, ठीक है, इस तरीके से की जाती है। पीछे आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से जुताई की जाती है। बुआई। अब इसके बाद आती है बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। सही बात है। तो क्रियाकलाप 1.1, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भलीभांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज के बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। अब है आपका परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जैसे कि चित्र 1.2a में दिखाया गया है। बीजों
को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। जो बीज होती है जब उन्हें कीप के अंदर डाला जाता है तो वे 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिर मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब है सीड ड्रिल। देखो चित्र में भी देख लीजिए, ऐसी होती है ये। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक गए हैं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, अच्छे से ढक जाएंगे तो फिर पक्षी कैसे खा पाएंगे। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, मतलब नर्सरी जिसे बोलते हैं, नर्सरी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वह इस प्रकार क्यों रखे गए? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो पौधे हैं उन्हें अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा भी देते हैं, क्योंकि फिर सूर्य का प्रकाश ढंग से उन्हें नहीं मिल पाएगा। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? खाद या उर्वरक। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? क्योंकि उसमें खाद मिलाया गया था और उर्वरक मिलाया गया था। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रकम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से खाद नहीं दोगे तो पौधे जो होंगे वो कमज़ोर होंगे। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। जो किसान होते हैं वो पादप और जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाएंगे तथा इसका अपघटन होने के लिए खुला छोड़ देंगे। अपघटन खुद सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। मूंग अथवा चने के बीज को लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा एक ऐसे ही पात्र पर लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर का खाद मिलाइए। बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए छोड़ दीजिए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और प्रतिदिन पानी दीजिए। ठीक है, जैसे इन बच्चियों ने किया है। 7 से 10 दिन बाद इनकी वृद्धि को नोट कीजिए कि किस में वृद्धि ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो आप देखेंगे जिनमें खाद मिलाया गया होगा उसमें वृद्धि अच्छी होगी, जिनमें नहीं मिलाया गया होगा उसमें कम होगी। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? यह हम देखते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण होते हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी
फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से क्या होगा, मिट्टी के गठन और जल की अवशोषण क्षमता बढ़ेगी। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। पोषकों की प्रतिपूर्ति करने का यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन को पुनः पूर्ण हो जाता था। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजनों का स्थिरीकरण करते हैं। अब ये क्या दे रखा है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। देखो, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो कि गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब क्या है कि उर्वरक एवं खाद के बीच में अंतर बताया। खाद के लाभ क्या क्या होते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमयता सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब है आपका सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। ठीक है, तो पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। इस स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने में खेत में नियमित रूप से देना आवश्यक। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जलवाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? अब होता है आपका सिंचाई। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये तो हमने सारे पढ़ लिए ना। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहरें इत्यादि ये जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुआं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों से इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके क्या हैं? मोट, घिरनी, चैन पंप, डेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र आदि। देखो, ये मोट है, ये आपका चैन पंप,
ये आपका हो गया ढेकली, इस तरीके से लकड़ी में बाल्टी बांधी, फिर हम ऐसे इस तरीके से देते रहे हैं। और उसके बाद ये आपका हो गया रहट। ठीक है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब आपका सिंचाई की जो आधुनिक विधि है वो है, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। सबसे पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। ठीक है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से, ठीक है, ये जो पंप होता है इसमें पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लान कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। यह है जैसे आपका, तो इसमें क्या होता है कि आप देखें, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों की बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हुआ था। अब खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है। भूजो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए। उन्होंने देखा खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। अब वो सोचते हैं क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, मतलब उन्हें इच्छा से नहीं उगाया जाता, वो अपने आप ही उग जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। भाई देखो, खरपतवार भी साथ में उग रहा है, तो जो चीज़ पौधे, जो फसल है उसे मिलनी चाहिए थी वो खरपतवार ले रहा है उसमें से, तो वो क्या करेगा भाई, उनकी फसल फिर कम होगी, अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए इनको हटाना जरूरी है और इसे हटाने की विधि को ही निराई बोलते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे और वो पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से भी किया जाता है। रसायन के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिसे खरपतवारनाशी बोलते हैं, जैसे कि 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार जो हैं वो पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। देखो जैसे ये कर रहा है, ठीक है। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर पड़ता है? जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। देखिए ये चित्र 1.7 में
दराती दिखाई गई है, अथवा एक मशीन का उपयोग करके किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टर भी कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तब कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित हैं। ठीक है, पहेली। वह जानते हैं इससे प्रदूषण फैलेगा, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है। अब आपका कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। अब होता है नेक्स्ट भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी होते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में करते हैं और धातु के बड़े पात्र में, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए साइलो और भंडारण गृहों में किया जाएगा, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। देखिए यहाँ दिखाया गया है कैसे भंडारण किया गया है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने एवं रासायनिक उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब क्या होता है आपका जंतुओं से भोजन। एक क्रियाकलाप है, जैसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित आप तालिका बनाइए। खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, उससे क्या क्या बनाया जा सकता, वो कहाँ से प्राप्त होता है? गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँटनी से। तो इस तरीके से 4-5 खाद्य पदार्थ लीजिए, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, स्रोत के हैं, उनके लिए एक टेबल बनाइए। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा कि पौधों की तरह ही जंतु भी अपने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में अथवा फॉर्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों धन्यवाद आपका, आप मूल्यवान समय देने के लिए। आशा करते हैं आपको यह अध्याय भी समझ आया होगा, और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।